नमस्कार मित्रों। अब हम बंगाल के इलेक्शन से 50 से भी कम दिन दूर हैं और आने वाला 50 दिन हमारे लिए कैसा होने वाला है, बंगाल के इलेक्शन को देखते हुए यह एनालिसिस इस समय बहुत ही आवश्यक है। आप भी इस एनालिसिस का आनंद उठाएं। तो पिछले 3 बार से जो इलेक्शन का जो परिणाम रहा है, क्या इस बार वह परिणाम पलटेगा या फिर से ममता का जादू बरकरार रहेगा? यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। इसको हम थोड़ा दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि किस प्रकार इस बार सिचुएशन अलग है और किस प्रकार इस बार ममता दीदी घबराई हुई है। ममता दीदी के क्रियाकलापों से आपको इस बार पता लग जाएगा कि किस प्रकार यह इलेक्शन ममता दीदी के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। हाल ही में टीएमसी के एक एमएलए ने, जिनका नाम कुछ हुमायूं है, उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का एक बार फिर से उनके दिमाग पर भूत सवार हुआ, लेकिन सही समय पर टीएमसी से उनको चलता कर दिया गया है और इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी लॉन्च की है और ममता दीदी और बीजेपी दोनों को वो ललकार रहे हैं। इसका क्या परिणाम होगा, यह समझने की आवश्यकता है। क्या हुमायूं की ये पार्टी बीजेपी के लिए वरदान साबित होगी या फिर इस पार्टी के समर्थक कुछ नहीं कर पाएंगे? तो जिस प्रकार से ममता दीदी ने टीएमसी के उस एमएलए को बाहर का रास्ता दिखाया, इससे ये लग रहा है कि वह हिंदू वोटों के बारे में भी थोड़ा बहुत सोच रही है। इतना ही नहीं, अभी हाल के ही कुछ दिनों में उन्होंने एक 62 करोड़ का एक मंदिर सैंक्शन किया है और कल वो वहाँ पर उनका शिलान्यास करने भी गई हैं। ये सारे क्रियाकलाप हमें यह दर्शाता है कि ममता दीदी हिंदू वोटों को लेकर के इस बार कुछ अधिक ही सीरियस लग रही है। लेकिन आने वाले समय में जो इक्वेशन बदलेगा, इस इक्वेशन पर हमारी नज़र रहेगी और हम आप तक सटीक एनालिसिस आप तक पहुंचाते रहेंगे। 1970 का दशक हम याद करें, जब बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था और भारत ने इसमें एक मुख्य भूमिका निभाई थी। इस स्वतंत्र देश के बनने के पश्चात 4 और 5 साल केवल वो एक सेकुलर स्टेट रहा, फिर बाद में 1975 या 76 में उसको एक इस्लामिक स्टेट घोषित कर दिया गया और मास लेवल पर उसमें हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। 1975-76 के बाद से जो हिंदुओं का पलायन या हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार है वो रुक नहीं रहा है। और अभी हाल की बात है, दीपू चंद्रदास नाम के एक दलित हिंदू को बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने आग लगाकर उसकी हत्या कर दी। इस आग की चिंगारी इतनी भयानक थी या इतनी भयानक है कि नेपाल से लेकर भारत में हर एक जगह पर इस घटना की निंदा हो रही है। खासकर बंगाल बांग्लादेश के बहुत ही करीब है और वहाँ के हिंदुओं के लिए यह एक सबक है। वहाँ के हिंदू इस घटना की भर्त्सना कर रहे हैं, सभी सड़कों पर निकल आए हैं और यह ममता के लिए एक चेतावनी है कि अब नहीं, अगर ममता ने कुछ ठीक किया तो इस बार ममता का जाना तय है। इन सब चीज़ों में जो एक प्रमुख बात है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि मोदी सरकार ने, लोग मोदी समर्थक या बीजेपी समर्थक या ऐसे लोग जिनका झुकाव बीजेपी के लिए रहा है, वो लोग बोलते हैं कि मोदी ने इतने समय तक बंगाल में राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया। किंतु इस पर मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार मोदी ने इन सारी चीज़ों को इतने परिपक्वता से हैंडल किया है, यह एक सराहनीय बात है। मोदी अपने किए हुए चीज़ों से या दूसरे के किए हुए चीज़ों से बहुत जल्दी सीख लेते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। कुछ साल पहले उत्तराखंड में मोदी ने
राष्ट्रपति शासन लगाई थी, जिसका परिणाम बहुत ही भयानक हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मोदी सरकार को इसके लिए फटकार लगाई थी। इसके बाद मोदी सरकार चीज़ों को थोड़ा और संभल के करने लगी है। बहुत सारी शिकायतों के बावजूद भी जब मोदी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, तो यह एक परिपक्व और बहुत ही बुद्धिमान नेता की निशानी है। जिस प्रकार की परिपक्वता मोदी जी ने राष्ट्रपति शासन नहीं लगा करके दिखाया है, उसका एक बहुत ही सुखद परिणाम इस बार बीजेपी को मिलने वाला है। एक चिंता का विषय ममता के लिए एक और है कि अब बंगाल के दलित और मुस्लिम समीकरण का परिणाम क्या होगा। पार्टीशन के समय में बांग्लादेश को इतना बड़ा भूभाग दिलाने के पीछे जिस व्यक्ति ने मुख्य भूमिका निभाई थी, वह एक दलित था, योगेंद्र नाथ मंडल। योगेंद्र नाथ मंडल ने हिंदू बहुल इलाकों को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, और वह जिन्ना द्वारा नवनिर्मित पाकिस्तान में एक अहम मंत्री का पद पर नियुक्त किया गया। योगेंद्र नाथ मंडल ने हिंदू बहुल इलाके को बांग्लादेश में शामिल करवाया और 1975-76 तक बांग्लादेश में हिंदुओं का परसेंटेज 40% हुआ करता था। वह घटकर 90s तक आते आते उसका परसेंटेज 25% हो गया, और अब आज का डेटा देखें तो हिंदुओं का परसेंटेज घट करके 6 से 7% हो गया है, या उससे भी कम शायद। यह एक त्रासदी है हिंदुओं के लिए, जो जब योगेंद्र नाथ मंडल ने इतना बड़ा स्टेप उठाया होगा। 1975-76 में जब लोग बांग्लादेश से पलायन कर रहे थे, तो जितने भी सवर्ण थे बांग्लादेश में, वे सभी वेस्ट बंगाल में आकर के शरण लिया उन्होंने, और उनको भद्र पुरुष के नाम से जाना गया। अब ये भद्र पुरुष सभी हर क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जो रुकने वाले थे, बांग्लादेश में जो रुकने वाले थे, वे सभी दलित थे। और इसी तरह की कहानी वेस्ट पाकिस्तान, मतलब कि आज के पाकिस्तान की भी यही थी। वहाँ पर भी एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन दलितों की अभी भी है, जहाँ से सारे सवर्ण भारत में आ गए थे, और बांग्लादेश से भी सारे सवर्ण भारत में आ गए थे। यह एक सबक है आज के मीम भीम लोगों की, जिनको शिक्षा लेनी चाहिए अपने इतिहास से। पूर्व में योगेंद्र नाथ मंडल द्वारा शुरू किए गए इस मीम भीम कार्यक्रम का जो हश्र हम सामने देख रहे हैं, जहाँ पर हिंदुओं को जलाकर मारा जा रहा है, हिंदुओं के घर उजाड़े जा रहे हैं, हिंदुओं के बहू बेटियों को बेइज्जत किया जा रहा है, यह शुरुआत उसी योगेंद्र नाथ मंडल का किया हुआ था, जो सारे दलितों को लेकर बांग्लादेश गए, और वहाँ के लोगों को उसने ये होप दिया, ये आशा दी कि यह देश उनका है, उनके लिए ये सारे लोग काम करेंगे, और मुसलमानों के साथ वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस चीज़ को समझना चाहिए कि मीम भीम इक्वेशन कभी भी भारत के लिए सही नहीं है, या दलितों के लिए भी सही नहीं है। वापस आते हैं बंगाल के इलेक्शन में, जहाँ पर दलित अब स्वयं को हिंदू कहलाना पसंद करते हैं और दलित कहलाना पसंद नहीं करते। यह भी ममता दीदी के लिए एक सरदर्द की बात है। तो इतने सारे कारणों के बाद यदि ममता दीदी की नींद इलेक्शन को लेकर ना उड़े, तो हमें समझना चाहिए कि ममता दीदी इलेक्शन को लेकर के सीरियस नहीं है। लेकिन उनके क्रियाकलापों से समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं है। वह अपने क्रियाकलापों से हर संभव प्रयास कर रही है कि चौथी बार भी ममता दीदी इलेक्शन के परिणाम को अपने पक्ष में करने में सहायक होंगी। धन्यवाद।